हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनर थ्योरी। से लास्ट क्लास में हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन थ्योरी कवर की थी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट, कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी। यहाँ पे नाम से क्लियर होता है कि जो ये इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगा, तो क्या कारण रहेगा इन्फ्लेशन आने का? कॉस्ट, यानी कि जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ये ऐड की जाती है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। जब हम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने का फॉर्मूला रहता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो जब कॉस्ट सेलिंग प्राइस के अंदर ऐड होती है तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस का बढ़ना मतलब कि इन्फ्लेशन आना। तो यहाँ पे जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी है, एक नई थ्योरी है इन्फ्लेशन की। जो ये थ्योरी बनाई गई है ये 1960 के बाद बनाई गई है। अमेरिका और अदर डेवलप्ड कंट्री की सिचुएशन को देखते हुए इन कंट्रीज़ में एक तरफ तो प्राइजेस बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ प्रोडक्शन था वो डाउन जा रहा था। यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कंक्लूड निकाला कि जो यहाँ इन्फ्लेशन आया है, महंगाई आई है, तो ये तब भी संभव है सिचुएशन में जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बढ़ रही है। यानी कि महंगाई आने का कारण क्या रहता है कि बेशक जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है लेकिन जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तब भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है जो अराइज हो सकती है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन आने का कारण रहा वो था कॉस्ट का बढ़ जाना। जब कॉस्ट बढ़ी तो इन्फ्लेशन आई, जिस कारण से इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। इस सिचुएशन के अंदर जो प्राइस थे वो बढ़ गए थे गुड्स के, और दूसरी तरफ जो आउटपुट और जो एम्प्लॉयमेंट था वो दोनों ही कम हो गए थे। इन ऑपोजिशन टू इट, अगर इसके अपोजिट बात की जाए डिमांड पुल इन्फ्लेशन थ्योरी में जो हमने लास्ट क्लास में कवर की थी, तो इस केस में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे थे प्राइस के बढ़ने के साथ साथ। यही हमने कवर किया था लास्ट क्लास में जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन थ्योरी कवर की थी कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही बढ़ रहे थे जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी में क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है गुड्स की वो बढ़ती जाती है, प्राइजेस जो होते हैं गुड्स के वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है वो कम होती है। डेफिनेशन कवर करते हैं इसकी। तो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है एएस कंपेगना के हिसाब से। कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जो ये कारण रहता है कॉस्ट के बढ़ने का, यानी कि जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी अराइज होती है। इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है इसमें कम होती है। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, यानी कि जितना यूटिलाइजेशन करना चाहिए कैपेसिटी, जितनी यूटिलाइजेशन करनी चाहिए रिसोर्सेज की उतनी नहीं हो पाती, जिस कारण से एक्सेस कैपेसिटी है जो रह जाती है। नेक्स्ट इसके अगर एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं डायग्रामेटिकली, कंसेप्ट को कवर करते हैं डायग्राम की हेल्प से। डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ओ वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल लेके चलेंगे और ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट का लेवल शो करेंगे। तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे हमने आउटपुट का लेवल दिखाना है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा। ओ वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल दिखाएंगे कि कितना प्राइस लेवल रहेगा। और ये हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन को डिनोट करती है
तो यहाँ पे लेट करते हैं M3 जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को डिनोट करता है। डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास ऐसे मान लेते हैं कि DD हमारे पास डिमांड कर्व है, तो यहाँ पे ये DD डिमांड कर्व है। सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास ले लेते हैं कि ये हमारे पास सप्लाई कर्व है। एक पॉइंट के बाद फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाके सप्लाई कांस्टेंट हो जाती है, तो ये हमारे पास सप्लाई कर्व SS है। लेट कर लेते हैं कि जो ये पॉइंट है ये A पॉइंट है। A पॉइंट के बाद जो सप्लाई है वो पैरेलल हो गई है OY एक्सिस के, क्योंकि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई है, जिसके बाद जो गुड्स की सप्लाई है वो नहीं बढ़ पाती। चाहे बेशक डिमांड बढ़े लेकिन फिर भी जो गुड्स की सप्लाई है जो नहीं बढ़ पाए, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अचीव हो चुकी है। जो स्टार्टिंग में सप्लाई है SS कर्व डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे ये डिमांड है, ये सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे। लेट करते हैं कि ये E पॉइंट लेते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गई है, तो E पॉइंट पे जहाँ पे डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो M लेवल ऑफ आउटपुट है, और जो प्राइस का लेवल रहेगा वो यहाँ पे इस तरीके से जो प्राइस लेवल पे शो करेंगे, ये P है जो प्राइस है। स्टार्टिंग की जो सप्लाई कर्व है SS उसने डिमांड कर्व को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, जिस पे हमने देखा कि OM आउटपुट है और OP प्राइस है। अगर मान लेते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ी तो नया सप्लाई कर्व है जो अज्यूम करते हैं कि वो S1 शेप में आ गया, तो यहाँ पे नया सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं। तो नया सप्लाई कर्व है जो इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा कि हमारे पास नए वाला सप्लाई कर्व है जो S1 और S। अब यहाँ पे नए वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ गया, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो ये E1 प्राइस आ गया। तो यहाँ पे प्राइस नहीं, E1 इक्विलिब्रियम आ गया नए वाला। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो आउटपुट का लेवल है वो यहाँ पे M1 हो गया, यानी कि आउटपुट क्या हो चुका है, यहाँ से कम हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो प्राइस हैं गुड्स के प्राइस क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। P से बढ़ के प्राइस है जो अब P1 हो चुके हैं। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से जो सप्लाई है वो शिफ्ट होकर के S1 S हो गई है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि आउटपुट लेवल भी कम हो चुके हैं और दूसरी तरफ प्राइसेस जो गुड्स के बढ़ चुके हैं। अगर मान लेते हैं कि अभी भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इंक्रीज़ हो गई है, तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो नए वाला सप्लाई कर्व है हमारा ये शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। लेट कर लेते हैं इसको कि S हमारे पास ये सप्लाई कर्व है। अब इस सप्लाई कर्व ने डिमांड कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो नए वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आ गया, जिससे रिजल्ट क्या हुआ कि जो आउटपुट लेवल है वो यहाँ पे शिफ्ट होकर के M2 हो चुका है, यानी कि M1 से कम होकर के M2 की तरफ शिफ्ट हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे जब हम प्राइस देखते हैं तो प्राइस क्या होगी, बढ़ के P1 से P2 की तरफ है जो शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें इस डायग्राम की हेल्प से एक बात क्लियर कट समझाती है कि जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे लेवल ऑफ आउटपुट कम होता जा रहा है, और दूसरी तरफ जो प्राइजेस है गुड्स के वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट कम हो रहा है वैसे वैसे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कम होता जाएगा, और दूसरी तरफ गुड्स के प्राइजेस जो लगातार बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से डायग्रामेटिकली हमने समझा कोस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी को, कि किस तरीके से जो कोस्ट पुश इन्फ्लेशन है जो थ्योरी रीज़न बनती है इकोनॉमी के अंदर महंगाई के आने का। यानी कि यहाँ पे जो महंगाई आने का कारण क्या बन रहा है, कॉस्ट का बढ़ जाना। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, हम जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस आता है। जब कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जब प्राइस ज़्यादा होंगे तो ये रीज़न रहते हैं इन्फ्लेशन का। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का रीज़न क्या रहा, कॉस्ट। तो यहाँ पे इस कारण से इसका नाम जो थ्योरी का बनता है वो कोस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी बनता है। नेक्स्ट कवर करते हैं कि कॉजेज क्या रहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी आने के। तो यहाँ पे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पॉसिबल तब होता है जब इनपरफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है। यहाँ पे तीन मेन रीज़न रहते हैं। पहला, इंक्रीज होना रेट ऑफ वेज का।
जब वेज रेट हाई हो जाते हैं इसे वेज इंड्यूस इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट रीज़न रहता है इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रॉफिट, जिसे प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी कि जब प्रॉफिट को बढ़ाया जाता है जिस कारण से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ की इनपुट जो मेन इनपुट होता है जिसका इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, अगर की इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाएगी जिस कारण से जो इन्फ्लेशन अराइज हो जाएगा। कवर करते हैं सबसे पहला रीज़न इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ वेज, जिसे वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। कि वेज कौन लेता है? लेबर लेती है, और लेबर जो आती है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होती है। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर जब वेज लेती है, वेज कहलाती है, फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। तो जब वेज की रेट हाई हो जाएगी यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हाई हो जाएगी तो ये रीज़न रहेगा महंगाई के आने का, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता है। जब कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सेल प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। जब सेल प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये इन्फ्लेशन है जो आएगी। यहाँ पे जो इन्फ्लेशन आने का रीज़न रहा वो वेज रेट के इंक्रीज़ होना रहा। कहते जब लेबर मार्केट इम्परफेक्ट और ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग होती है तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन होती है वो वेज रेट को बढ़ा देती है, लेकिन जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, वो वेज रेट तो बढ़ा लेती है, लेकिन जो वेज के कंपेरेटिवली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है लेबर की वो नहीं बढ़ पाती। यानी कि जितना काम वो पहले कर रहे थे अभी भी उतना ही काम कर रहे हैं, बल्कि वो अब वेज ज़्यादा लेनी शुरू कर दी है। खर्च तो बढ़ गया लेकिन प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे जब वेज रेट बढ़ने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बढ़ जाती है। कॉस्ट में जब इंक्रीमेंट आता है तो ऑटोमेटिकली जो प्राइजेज होते हैं गुड्स के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। जो यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो डाउन जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इसको हम वेज इंड्यूस इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। जो मनी वेज होती है वो कंटिन्यू बढ़ती रहती है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, जिसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि जो प्राइजेज होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। जब ऑर्गेनाइज लेबर जो होती है वो सक्सेस हो जाती है हाई वेज करने के लिए ट्रेड यूनियन के द्वारा, तो दूसरी तरफ जो अनऑर्गेनाइज लेबर रहेगी तो वो भी डिमांड करेगी कि हमारी जो वेज रेट है वो भी इंक्रीज़ कर दी जाए, जिसका इफ़ेक्ट पड़ेगा कि जो कॉस्ट और जो प्राइजेस होते हैं वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम इसे सिंप्लीफाई लैंग्वेज में क्लैरिफाई करें तो हम जानते हैं कि जो लेबर होती है, लेबर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आती है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर का। तो यहाँ पे लेबर है जो एक हिस्सा रहती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। तो जब लेबर को वेज दी जाती है तो वेज क्या कहलाती है? फैक्टर कॉस्ट कहलाती है, यानी कि इसका क्या है? ये खर्चा है, वेज लेबर का है जो खर्चा कहलाती है। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लेबर आती है और फैक्टर कॉस्ट के अंदर उसकी वेज शामिल की जाती है। तो हम जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जब वेज हाई रेट होगी जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाएगा और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता है तो यहाँ पे सेल प्राइस भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, जिस कारण से जो इन्फ्लेशन अराइज हो जाएगी जिसे हम वेज इंड्यूस इन्फ्लेशन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट कोज रहता है इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रॉफिट, जिसे हम प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि जब यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज करने के कारण जो इन्फ्लेशन आएगा उसे हम प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन बोलेंगे। कि जो इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट होती हैं जिसमें मोनोपोली को शामिल किया गया है और ओलिगोपोली फर्में शामिल की गई हैं। जो मोनोपोली और ओलिगोपोली फर्में होती है जानबूझ के डिमांड से कम गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करती है, जिससे वो अपने प्रॉफिट की रेट को जो हाई कर पाएँ। यानी कि जितनी डिमांड होती है उतनी वो सप्लाई नहीं करती गुड्स की, जिससे अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकती हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ये समझें इसे, तो जो मोनोपोली होती है, मोनोपोली, और दूसरी जो ओलिगोपोली फर्म होती है, मोनोपोली और ओलिगोपोली फर्में क्या करती हैं? ये परफेक्ट कंपटीशन से कम आउटपुट को प्रोड्यूस करती है। यानी कि जितना आउटपुट परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूस किया जाता है उससे कम आउटपुट है जो मोनोपोली और ओलिगोपोली फर्मों द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि ये क्या करती हैं? जो मोनोपोली और ओलिगोपोली फर्में होती हैं ये जो सप्लाई होती है कम करती हैं एज़ कम्पेयर टू डिमांड। यानी कि जितनी डिमांड कंज्यूमर करता है उससे कम ये सप्लाई करती हैं। तो इनका मकसद क्या होता है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो जिससे ये प्राइस है जो हाई चार्ज करती हैं,
प्राइस हाई चार्ज करती हैं और अपने प्रॉफिट का जो मैक्सिमम करती हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम लेना मोनोपोली और ओलिगोपोली फर्म का जो उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट मैक्सिमम किया जाता है, हम जानते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता है। जब प्रॉफिट हाई हो जाएंगे तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो जिस कारण से जहाँ पे जो इन्फ्लेशन अराइज होगा, जिस कारण से इसका नाम जो रखा गया प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन रखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो प्रॉफिट के बढ़ने के कारण आया है। नेक्स्ट कारण आता है कि जो की इनपुट होते हैं, यानी कि जो मेन इनपुट होते हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, इनकी इनपुट की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ा दी जाती है, जिस कारण से इन्फ्लेशन है जो अराइज हो जाती है। कहते हैं जब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में जब मेन जो रॉ मटेरियल होते हैं जैसे कोल, स्टील और पेट्रोल, जब इनके रेट बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिस कारण से जो प्राइस होते हैं फिनिश गुड्स के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो प्राइजेस हो जाएंगे गुड्स के वो भी बढ़ जाएंगे, जिस कारण से जो इन्फ्लेशन अराइज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं 1973 में जो कंट्रीज थी एक्सपोर्ट पेट्रोल की, OPEC, इन्होंने जो पेट्रोल के प्राइस वो बढ़ा दिए थे। 40% से जो रेट थे पेट्रोल के वो इंक्रीज़ कर देते, जिस कारण से सेवरल कंट्रीज़ जो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ थी उनके अंदर महंगाई आ गई थी। अब यहाँ पे जो महंगाई का मेन रीज़न आता वो था कि इनपुट की कॉस्ट का बढ़ जाना। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये कॉजेज़ है बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कॉजेज़ क्या है इन्फ्लेशन के, डिमांड साइड से और सप्लाई साइड से। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।